नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। ये क्वेश्चन केवीएस एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था, जिसको हमने मेंशन किया है। इसका पहला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति उसके कार्य या विश्राम के लिए सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या है? वो सूचना की आवश्यकता है। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। नीड फॉर इन्फॉर्मेशन, सूचना की आवश्यकता किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को अपने कार्य, अध्ययन, अनुसंधान या मनोरंजन हेतु वास्तव में जानकारी चाहिए होती है तो वह उसकी सूचना की आवश्यकता कहलाती है। प्रत्येक ऑप्शन को समझाया गया है, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या की गई है। देखिए, अब सूचना की मांग क्या है? आवश्यकता को व्यक्त करने पर ही यह मांग बन जाती है। आवश्यकता को अगर हम व्यक्त कर दिए तो यह मांग बन जाती है। सूचना की चाह क्या है? यह सामान्य इच्छा है, पर हर इच्छा आवश्यकता नहीं होती। और सूचना की अपेक्षा, इसका मतलब है कि व्यक्ति मानता है या आशा करता है कि उसे जानकारी मिलेगी। चलिए, आप लोग व्याख्या को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उससे आने वाले या उससे बनने वाले संबंधित प्रश्न आपको आसानी से हो जाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं के कारण पारंपरिक सूची के स्थान पर इसके प्रयोग को बढ़ावा मिला? ओपेक वर्तमान समय में क्यों यूज किया जाता है? क्यों पुरानी पद्धति को छोड़कर इसका यूज किया जा रहा है? देखिए, ये है, खोज सुविधा किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध है। किसी मीडिया क्वालिफायर की आवश्यकता नहीं होती। ग्रंथ, सूची, विषय विवरण में अवयवों के बीच विराम चिन्ह आवश्यकता नहीं होती। श्रेणीगत प्रक्रिया स्थिर है। तो ये खोज सुविधा किसी भी अवयव किसी भी अवयव के अंतर्गत उपलब्ध है। इसका व्याख्या हम देखते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा आपका। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग पारंपरिक सूचियों की तुलना में कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जिसने इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया है वह है, देखिए, इसमें मुख्य विशेषता ये होती है कि हम अपने बुक को, रिसोर्सेस को, उसके कीवर्ड, यहाँ देखिए, टाइटल, आथर, सब्जेक्ट, कीवर्ड, ISBN इत्यादि के माध्यम से अपने रिसोर्सेस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम विकलांगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करता है? तो विकलांगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करता है मीन्स प्रत्येक पाठक के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक प्रदान करना। तो ये दूसरा नियम होता है। पांचवा नियम क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। चौथा नियम क्या है? सेव द टाइम ऑफ यूजर। तीसरा नियम क्या है? एवरी बुक्स हिज या हर रीडर। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। सेकेंड ला ये है क्योंकि इसमें है एवरी रीडर हिज या हर बुक, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग पाठक भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री, जैसे दिव्यांग पाठक के लिए क्या है कि दिव्यांग पाठक के रिसोर्सेज ब्रेले, ऑडियो बुक्स, असिस्टिव डिवाइस इत्यादि होते हैं जिसे वो प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट्स ईयर बुक 2017 का प्रकाशक कौन है? चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ईयर बुक 2017 है, एक प्रकार की इंटरनेशनल वार्षिकी है। इसका पूछ रहे हैं कि इसका प्रकाशक कौन है, तो इसके प्रकाशक हैं पालग्रेव मैकमिलन यूके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पालग्रेव मैकमिलन यूके, ये द स्टेटमेंट, यहाँ देखिए, द स्टेटमेंट मेंस ईयर बुक एक वार्षिकी रेफरेंस बुक है जिसमें विश्व के देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारी दी जाती है। यह पहली बार 1864 में फ्रेडरिक मार्टिन द्वारा प्रकाशित हुई थी। स्टेटमेंट ईयर बुक पहली बार 1864 में फ्रेडरिक मार्टिन द्वारा प्रकाशित हुई थी।
और अगला पॉइंट, शुरुआती वर्षों में इसका प्रकाशन मैकमिलन एंड कंपनी लंदन ने किया था। बाद में प्रकाशन बदलते रहे, एडम्स एवं चार्ल्स ब्लैक कुछ समय के लिए, फिर पालग्रेव मैकमिलन ने इसे संभाला। 2017, ये है 2017 में 114वां एडिशन और उसके आसपास के वर्षों में इसका प्रकाशन पालग्रेव मैकमिलन, देखिए 2017 की बात कर रहे हैं, 2017 या उसके आसपास के वर्षों में इसका प्रकाशन पालग्रेव मैकमिलन यूके ने किया। सही तरह पालग्रेव मैकमिलन है। ये केवीएस 2018 का क्वेश्चन है, तो उस समय के लिए एक प्रकार का ये करंट था, ठीक, क्योंकि ये 2017 का है, 17 का 114वां एडिशन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज ओडलिस स्टैंड फॉर? ओडलिस का फुल फॉर्म क्या है? तो ओडलिस मीन्स ऑनलाइन, इसका होता है ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका डी सही है। व्याख्या इनका देख लेते हैं, थोड़ा व्याख्या इंपॉर्टेंट है। व्याख्या इस प्रकार बनाया गया है ताकि आपको इससे संबंधित कोई और प्रश्न बने या भविष्य में आए तो आप आसानी से कर लें। चलिए फुल फॉर्म हो गया। अब इसे जॉन एम रिच इंस्ट्रक्शन लाइब्रेरियन वेस्टर्न कनेक्टिकट स्टेट यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, इसमें काम कर रहे थे जॉन एम रिच ने 1994 में इसे विकसित किया, इस डिक्शनरी को विकसित किया। इसमें 4000 से अधिक शब्दावली और लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, कंप्यूटर साइंस, बिब्लियोग्राफी आदि से संबंधित परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। यह छात्रों, रिसर्चर और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बहुत उपयोगी रेफरेंस टूल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड में एक वर्गीकरण कैटालॉग में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रविष्टि किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो इसका है आंसर होगा, ये बात कर रहे हैं आपका क्लासिफाइड कैटालॉग कोड यूनिक क्लास की बात कर रहे हैं। हाउ इज ए यूनिक क्लास नंबर एंट्री? तो यहाँ ये होगा क्लास इंडेक्स एंट्री। व्याख्या हम समझते हैं। क्लास इंडेक्स एंट्री, देखिए क्लास इंडेक्स एंट्री आंसर है। अब इसमें देखते हैं क्लासिफाइड कैटालॉग कोड डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1934 में विकसित किया गया था। इसमें 3 प्रकार की एंट्री है, 3 प्रकार की एंट्री होती है, मेन एंट्री, एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री। मेन एंट्री, एडेड एंट्री, रेफरेंस एंट्री का प्रावधान है अगला पॉइंट है, जब किसी विषय या पुस्तक के लिए क्लास नंबर वर्ग संख्या दिया जाता है और उस यूनिक क्लास नंबर एंट्री को कैटालॉग में जोड़ा जाता है तो उसे क्लास इंडेक्स एंट्री कहा जाता है। देखिए क्लास इंडेक्स एंट्री में जो हम क्लास नंबर देते हैं अपने रिसोर्सेज को, उसको कैटालॉग कार्ड में जब हम जोड़ेंगे तो उसे क्लास इंडेक्स एंट्री कहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट, यह उपयोगकर्ताओं को क्लास नंबर के माध्यम से संबंधित एंट्री खोजने की सुविधा देता है। चलिए अगले ऑप्शन थे उनको हम समझ लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्या है? क्रॉस रेफरेंस एंट्री रिलेटेड हेडिंग सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, कोई सब्जेक्ट है उससे संबंधित अन्य विषयों को जोड़ने के लिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री क्या है? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स हेतु दिखाने के लिए इसमें क्या है कि ना, कोई कीवर्ड हो गया उससे संबंधित जिससे पुस्तक को या रिसोर्सेज को सर्च किया जाता है, उसमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री इंडेक्स एंट्री होती है। ठीक, बुक इंडेक्स एंट्री क्या है? पुस्तक संख्या के आधार पर प्रविष्टि, बुक नंबर के आधार पर जो प्रविष्टि होगी उसको, जो कार्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? बुक इंडेक्स एंट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावा निम्न में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका व्याख्या देखते हैं। जावा एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये पूछता है कि कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, ये एग्जाम में आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे देखिए ये भी एक एग्जाम में आया था, इसे
सन माइक्रोसिस्टम सन माइक्रोसिस्टम अब ओरेकल सन माइक्रोसिस्टम ने 1995 में विकसित किया। अगला पॉइंट है जावा का सिद्धांत है राइट वन रन एनीवेयर। राइट वन रन एनीवेयर यानी कोड एक बार लिखा जाए तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। ये पॉइंट है, ये इस नाम से पूछा जाता है। राइट वन रीड एनीवेयर ऐसे लिखा रहेगा तो हम लोगों को समझना है ये क्या कह रहा है। ठीक, इनकी मुख्य विशेषताएं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वेब ओपेक की विशेषता है। वेब ओपेक की क्या विशेषता है? इट इज़ बेस्ड ऑन कमांड लैंग्वेज, इट इज़ बेस्ड ऑन नेविगेशन, इट इज़ प्री कोऑर्डिनेटेड, इट इज़ फ्रेजेस इंडेक्सेस। तो वेब ओपेक क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन नेविगेशन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वेब ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग वेब आधारित कैटालॉग है जिसमें यूजर इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से लाइब्रेरी की सामग्री को खोजते हैं। यह मुख्यतः मेनू ड्राइवन और नेविगेशन बेस्ड होता है। देखिए मेनू ड्राइवन भी होता है और नेविगेशन बेस्ड भी होता है ताकि यूजर आसानी से आथर, टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड से और ISBN से जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए और आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कमांडर लैंग्वेज। कमांड, इसमें और ऑप्शन है उनकी व्याख्या दी गई है। कमांड लैंग्वेज दिया गया है तो कमांड लैंग्वेज क्या है? पुरानी ओपेक सिस्टम की विशेषता थी। प्री कोऑर्डिनेटेड क्या है? कार्ड कैटालॉग और पारंपरिक इंडेक्सिंग में मिलता है। पब्लिश होने से पहले जो हम कैटालॉग कार्ड बनाते हैं उसको प्री कोऑर्डिनेटिंग कैटालॉग या कार्ड कैटालॉग के नाम से जाना जाता था, जिसमें पहले चैन इंडेक्स था, प्रेसिस था। और फ्रेजेस इंडेक्सेस क्या है? इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम की एक तकनीकी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है विश्वकोश ब्रिटेनिका के 32 संस्करणों का अंतिम प्रिंट संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो आपका ये 2012 में प्रकाशित हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये विश्व की सबसे बड़ी इंसाइक्लोपीडिया है। इसका व्याख्यान देखते हैं। देखिए इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का इतिहास संक्षेप में। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की शुरुआत 1768 में स्कॉटलैंड में हुई थी। 1768 में इसकी शुरुआत स्कॉटलैंड में हुई थी। दूसरा पॉइंट है यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी विश्वकोश माना जाता है। ये सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध विश्वकोश है। यह वर्षों तक मुद्रित प्रिंट रूप में कई खंडों में कई वॉल्यूम में प्रकाशित होता रहा। अंतिम मुद्रित संस्करण ब्रिटेनिका का अंतिम मुद्रित संस्करण 2012 में प्रकाशित हुआ। अंतिम मुद्रित संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? 2012 में, जिसमें कुल 32 खंड होते थे। 32 खंड वॉल्यूम होते थे। इसके साथ ब्रिटेनिका ने घोषणा की आगे के केवल ऑनलाइन व डिजिटल रूप में ही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए 2012 में आपका 32 वॉल्यूम मीन्स बुक होता है। वॉल्यूम अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, सबको मिला दिया जाता है तभी वो पूर्ण माना जाता है। तो ये 32 वॉल्यूम 2012 में पब्लिश हुआ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक पॉइंट और है समझने योग्य, प्रिंट बंद क्यों हुआ? तो इसके कारण ये है इंटरनेट और विकिपीडिया का प्रभाव। लोग अब जानकारी पाने के लिए इंटरनेट पर निर्भर होने लगे। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कौन पढ़ता है? लोग इंटरनेट में ही अपनी सूचनाएं खोजते हैं। एक प्रभाव ये। दूसरा प्रभाव है उच्च लागत, हाई कास्ट। ब्रिटेनिका की 32 वॉल्यूम की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जबकि ऑनलाइन जानकारी मुफ्त या बहुत सस्ती मिलने लगी। 32 वॉल्यूम जब खरीदने में उसके कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाते थे और उसको इंग्लैंड से मंगाना है। आज भी कई यूनिवर्सिटी में आता है, रखी रहती हैं, लेकिन इसके
ऑनलाइन प्रिंट होने के ये एक कारण बन रहे थे, इसलिए ये 2012 के बाद ऑनलाइन ही आना स्टार्ट हो गया। अपडेट की समस्या, प्रिंट होने के बाद उसे अपडेट करना मुश्किल था। अब 32 वॉल्यूम को अपडेट करने में कठिनाई होती थी या होती होगी, लेकिन ऑनलाइन तुरंत अपडेट किया जा सकता है। ऑनलाइन में आपने कीवर्ड सर्च किया और अपडेट कर दिए। थोड़ा संक्षेप में ये कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में कि माइक्रोपीडिया के कितने वॉल्यूम हैं, माइक्रोपीडिया के कितने वॉल्यूम हैं, प्रोपीडिया के कितने वॉल्यूम हैं, उसको क्या कहते हैं, और इंडेक्स के कितने वॉल्यूम हैं। तो आपके माइक्रोपीडिया के देखिए, माइक्रोपीडिया के 12 वॉल्यूम, माइक्रोपीडिया के 17 वॉल्यूम, प्रोपीडिया के 1 वॉल्यूम, इंडेक्स क्या है 2 वॉल्यूम। ठीक, और देखिए इसको क्या कहते हैं, प्रोपीडिया को आउटलाइन ऑफ नॉलेज, आउटलाइन ऑफ नॉलेज, आउटलाइन ऑफ नॉलेज। ये माइक्रोपीडिया जो है, माइक्रोपीडिया के लिए एक प्रकार का रेफरेंस का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई मैसेज एक ही समय में एक ही चैनल पर संचारित और प्राप्त होता है तो नेटवर्क परिवेश में ट्रांसमिशन के इस तरह के प्रकार को क्या कहा जाता है। देखिए, एक ही समय में आप भेज भी रहे हैं, प्राप्त भी कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं। सिंपल में क्या होता है, बस सिर्फ सूचनाएं जाएंगी। बैंडविड्थ से रिलेटेड डुप्लेक्स नहीं है। हाफ डुप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स में एक समय में एक तरफ से सूचनाएं जाएंगी तो आएंगे नहीं, और यदि आती हैं सूचनाएं तो साथ में जाएंगी नहीं। ये हाफ डुप्लेक्स में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, सिंप्लेक्स में क्या है, कम्युनिकेशन इज ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में होता है। जैसे रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, टीवी। रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप कोई ना तो रिप्लाई दे सकते हैं ना तो कोई फीडबैक दे सकते हैं। और हाफ डुप्लेक्स में क्या है, पहले एक बोलेगा फिर दूसरा जवाब देगा। देखिए, बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दोनों तरफ से आप नहीं बोल सकते ना सुन सकते। इसका एग्जाम्पल है वाकी टाकी। आपने देखा होगा, जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह लेके बातचीत करते रहते हैं अपने में। चलिए, ये फुल डुप्लेक्स क्या है, कम्युनिकेशन इज इन बोथ डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली ऑन द सेम चैनल। इसमें क्या है, एक ही समय पे सेंडिंग एंड रिसीविंग हैपन्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में दोनों लोग बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेलीफोन, मोबाइल कॉल, मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्क। बैंडविड्थ क्या है, यह ट्रांसमिशन का प्रकार नहीं है बल्कि डाटा ट्रांसफ़र की क्षमता, कैपेसिटी को दर्शाता है। हर एक ऑप्शन को आपको समझाया गया है। अगला प्रश्न है, जब उपयोगकर्ताओं को रासायनिक तत्वों के व्यापक विषय को समझने में सहायता प्रदान की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जब यूजर को लाइब्रेरी के रिसोर्सेस, लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स, उसको यूज करने के तरीके, उपयोग करने के तरीके इत्यादि को जब सिखाया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको यूजर एजुकेशन कहा जाता है। यूजर एजुकेशन, इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूजर एजुकेशन का अर्थ है उपयोगकर्ताओं को किसी विषय, जैसे केमिकल एलिमेंट या कोई भी विषय हो सकता है, किसी भी विषय की जानकारी खोजने, समझने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया सिखाना। यह सिर्फ किसी विशेष किताब की जानकारी देना नहीं है, बल्कि उपयोगकर्ताओं को विषय वस्तु और सूचना खोजने के कौशल प्रदान करना। वो अपने संबंधित विषय को कैसे खोजेगा, इसकी जानकारी देना, ये यूजर एजुकेशन कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट और आता है, यूजर स्टडी। ये लाइब्रेरी स्टाफ करता है। यूजर स्टडी लाइब्रेरी स्टाफ करता है। लाइब्रेरी स्टाफ के द्वारा यूजर स्टडी किया जाता है ताकि हम
यूजर की आवश्यकता और उसके डिमांड को समझ के सही समय पे सही सूचनाएं दे पाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण आपका लाइट पेन है। चलिए हम व्याख्या में हर एक ऑप्शन को समझते हैं। तो देखते हैं व्याख्या इनकी। पॉइंटिंग डिवाइस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें उपयोगकर्ता स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट, सेलेक्ट या ड्रा कर सकता है। अब अगले आगे के विकल्पों को देखते हैं। पंच होल डिवाइस क्या है? यह पुराना डेटा स्टोरेज इनपुट तरीका है। ठीक है, ये डेटा स्टोरेज इनपुट तरीका है। इनपुट डेटा को इनपुट करने का एक डिवाइस है। ठीक। अगला कीबोर्ड क्या है? यह एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। स्कैनर डेटा इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने का एक उपकरण है। देखिए स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। चलिए लाइट पेन क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे उपयोग करता है स्क्रीन पर सीधे पॉइंटर ले जाकर सिलेक्शन ड्राइंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, कर्मचारी सूत्र के अनुसार स्टाफिंग फार्मूला। कर्मचारी सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के कौन से अनुभाग में वर्ष के प्रत्येक दिन पुस्तकालय का उपयोग करने वाले प्रति 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए? 50 पाठकों पर एक व्यक्ति रेफरेंस सेक्शन में होना चाहिए। आगे व्याख्या देखते हैं। विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में कर्मचारी सूत्र सेवा के प्रकार उपयोगकर्ता सहभागिता के आधार पर तय किए जाते हैं। इसमें मेंटेनेंस सेक्शन देखते हैं। मेंटेनेंस सेक्शन में क्लीनिंग, सेल्विंग और सामान्य देखभाल शामिल होता है। ये सब आगे के ऑप्शन हैं। इसमें जो दिए गए ऑप्शन हैं उनकी व्याख्या है। तो इसमें मेंटेनेंस सेक्शन है। इसमें क्या होता है? सामान्य देखभाल शामिल है। कर्मचारियों की संख्या पुस्तकालय के आधार पर या आकार पर निर्भर करती है, पाठकों की संख्या पर नहीं। रेफरेंस सेक्शन, इसमें क्या है? यूजर को जानकारी खोजने, प्रश्नों का उत्तर देने और शोध में मार्गदर्शन करने में यह सहायता करता है, क्योंकि रेफरेंस डेस्क में पाठकों के साथ लगातार संपर्क होता है। कर्मचारी सूत्र में यह निर्धारित किया गया है कि हर 50 दैनिक उपयोगकर्ताओं के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। जैसे एक दिन में अगर 50 यूजर आ रहा है रेफरेंस सेक्शन में, तो उसके लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। सर्कुलेशन सेक्शन में बुक को उधार देने लौटाने का काम करता है। कर्मचारी की संख्या आमतौर पर लेन देन की मात्रा पर निर्भर करती है। यहाँ मेंबरशिप कार्ड, लेन देन इत्यादि कार्य होते हैं सर्कुलेशन सेक्शन में। ठीक। अगला है सुपरविजन, पर्यवेक्षण। स्टाफ और ऑपरेशन की निगरानी करता है। कर्मचारी की संख्या विभागों या कुल स्टाफ पर निर्भर करती है या पाठकों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। अगला है, ये तो हम देख लिए हैं रेफरेंस सेक्शन क्या होता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। एस.आर. रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टैटिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, एडवांस क्लासिफिकेशन। तो ये है रंगनाथन के क्लासिफिकेशन सिस्टम को डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में वर्गीकृत किया जा सकता है, श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है या किया जाता है। व्याख्या देखते हैं। एस.आर. रंगनाथन ने वर्गीकरण का जो सामान्य सिद्धांत विकसित किया है उसे डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। डायनेमिक मीन्स गतिशील है। गतिशील शब्द का अर्थ लगातार बदलता और नए विषयों के अनुसार अनुकूलन करने में सहायक या करने वाला। रंगनाथन का मानना था कि
ज्ञान स्थिर नहीं है। रंगनाथन का मानना था कि ज्ञान स्थिर नहीं है बल्कि लगातार बदलता रहता है और बढ़ता रहता है। इसलिए वर्गीकरण प्रणाली भी लचीली और अनुकूलनशील होनी चाहिए ताकि नए विषय शोध और ज्ञान को उसमें समायोजित किया जा सके। उनकी कोलन क्लासिफिकेशन इसी सिद्धांत पर आधारित है जो नए नए विषयों को एकमंडेट करने में सक्षम है। अगला जो अगले ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, केवल चीज़ों उसकी व्याख्या समझ लेते हैं। इसमें है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी केवल चीज़ों का वर्णन करता है, केवल चीज़ों का वर्णन करता है। स्टैटिक थ्योरी क्या स्थिर और अपरिवर्तनीय ज्ञान को मानकर चलता है। एडवांस क्लासिफिकेशन कोई श्रेणी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगकर्ता अध्ययन की एक अप्रत्यक्ष विधि है। ये देखिए आगे आपका यूजर स्टडी। अब इसमें दो मेथड है, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है, इनडायरेक्ट मेथड कौन से हैं यूजर स्टडी के। तो डायरी ऑपरेशन, रिसर्च, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड। तो आपकी यही ऑप्शन सही, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड। इनकी व्याख्या हम देखते हैं। व्याख्या, उपयोगकर्ता अध्ययन या यूजर स्टडी दो प्रकार से किया जाता है। एक है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। जब हम सीधे उपयोगकर्ताओं से जानकारी लेते हैं, सीधे हम पूछताछ करते हैं। उदाहरण डायरी, उपयोगकर्ता खुद रिकॉर्ड रखता है। डायरी में उपयोगकर्ता जो रिकॉर्ड रखता है बताता है। और दूसरा क्वेश्चनायर, प्रश्नावली पद्धति, उपयोगकर्ताओं से प्रश्न पूछकर जो जानकारी ली जाती है उसे इंटरव्यू कह सकते हैं आदि। अब इनडायरेक्ट मेथड में क्या है इसको देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधियां, जब हम उपयोगकर्ता से सीधे न पूछकर उसके व्यवहार के दस्तावेजों या रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण लाइब्रेरी रिकॉर्ड का विश्लेषण, कौन सी पुस्तकें सबसे ज़्यादा उपयोग हो रही हैं, किस सेक्शन में सबसे अधिक आवाजाही है इत्यादि। आज के लिए इतना ही। आप लोग जैसा फीडबैक देंगे, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा ताकि आगे उसमें सुधार कर और अच्छे से बताया जा सके।